नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम अग्निपथ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। सत्यपाल पर शिकंजा, सीबीआई से डंडा। जी हां, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल इस बार मलिक सीबीआई के द्वारा मारे गए छापों की वजह से केंद्र बिंदु में है। दरअसल मेघालय के गवर्नर रहते हुए उन्होंने राजस्थान में एक भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने अपने कश्मीर के कार्यकाल की एक बात का जिक्र करते हुए बताया था कि कश्मीर में उनके पास दो फाइलें आई थी। एक प्रोजेक्ट से आरएसएस के एक बड़े व्यक्ति जुड़े थे और एक प्रोजेक्ट से उद्योगपति मुकेश अंबानी। इन विभागों के सचिवों ने उन्हें जानकारी दी कि इन प्रोजेक्ट्स में घपला है। इसके बाद सत्यपाल मलिक ने इन प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया। साल 2019 में 2200 करोड़ रुपए के किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी को देने के दौरान कथित धांधली की बात सत्यपाल मलिक ने उजागर की थी। इस मामले में सीबीआई ने साल 2019 में 2200 करोड़ रुपए के किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी को देने के दौरान कथित धांधली के आरोपों के बाद केस दर्ज किया गया था। अक्टूबर 2022 में सीबीआई को सत्यपाल मलिक ने पूछताछ के लिए बुलाया था और इसके बाद अप्रैल 2023 में भी मलिक को सीबीआई ने नोटिस भेजा था। छापे के बाद सत्यपाल मलिक ने बयान में कहा, ये वही किरू मामला है जिसमें मैंने कहा था कि मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने फाइल पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन मैंने जिन गुनहगारों के नाम लिए थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सीबीआई ने विसल ब्लोअर के खिलाफ ही कार्रवाई करने का बड़ा फैसला किया है। तो आज इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेघालय के गवर्नर के रूप में जिस प्रोजेक्ट में घपले की बात सत्यपाल मलिक ने की थी, उसमें 23 मार्च 2022 को जम्मू कश्मीर के डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद उस्मान खान ने सीबीआई को जांच करने के लिए पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने और एक निजी फर्म को किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिविल कार्यों के संबंध में ठेका देने में अनियमितता के आरोप लगाए गए थे। किरू जल विद्युत परियोजना 624 मेगावाट एक रन ऑफ रिवर योजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर प्रस्तावित थी, जो कि किश्तवाड़ से लगभग 42 किलोमीटर दूर है। इस परियोजना में 135 मीटर ऊंचे बांध और 156 मेगावाट की 4 इकाइयों के साथ ही एक भूमिगत पावर हाउस के निर्माण के लिए प्रस्तावित किया गया। सीबीआई ने इस मामले में चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन नवीन कुमार चौधरी, एमएस बाबू, एमके मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा के अलावा पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआई ने जनवरी में भी इस केस से संबंधित 5 लोगों के ठिकानों पर छानबीन की थी। अक्टूबर 2022 में पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद अप्रैल 2023 में भी मलिक को सीबीआई ने नोटिस भेजा था। ये नोटिस उन्हें जम्मू कश्मीर में हुए कथित रिलायंस इंश्योरेंस घोटाला मामले में कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए दिया गया। हालांकि इस कथित घोटाले को खुद सत्यपाल मलिक ने ही उजागर किया था। मलिक ने सीबीआई के छापों पर कहा, इसका नाता आगामी लोकसभा चुनावों से है। वो बोले, सरकार अपने आलोचकों को चुप कराना चाहती है और बीते 1 साल में मैंने किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह सरकार से सवाल किए हैं, सरकार को वो पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि किरू प्रोजेक्ट के आखिरी कॉन्ट्रैक्ट पर साल 2019 में उस वक्त हस्ताक्षर हुए जिस वक्त वो राज्यपाल के पद से जा चुके थे। 2017 में सत्यपाल मलिक बिहार के राज्यपाल बनाए गए, जिसके बाद उन्हें 2018 में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। अक्टूबर 2019 में उन्हें जम्मू कश्मीर छोड़कर बतौर राज्यपाल गोवा जाना पड़ा। स्पेशल डेस्क, स्वदेश न्यूज। तो चलिए अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में शिवोम मिश्रा, बीजेपी नेता, दिल्ली से मौजूद हैं। शिवोम जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही पीडीपी प्रवक्ता फारूक इंकलाबी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही समय में कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो शुरुआत शिवोम जी आपसे ही करेंगे कि भाई, जब सत्यपाल मलिक अस्पताल में है, उनकी तबीयत नहीं बेहतर है और इस दौरान सीबीआई का ये बड़ा छापा, क्या सीबीआई को ये बात पता नहीं थी कि सत्यपाल मलिक की तबीयत बिगड़ी है और वो दिल्ली में है?
ठीक है, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फारूक इंकलाबी पीटीपी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक, जिस तरह से अब देखिए कि पूर्व गवर्नर रहे हैं सत्यपाल मलिक, और ये जिस तरह से अब छापेमारी कार्रवाई चल रही है उनके निवास स्थानों पर, उन्होंने ये बात भी बताई कि ड्राइवर पर भी छापेमारी कार्रवाई, उनके साथ में जो लोग रहते थे उनके रिश्तेदारों पर भी छापेमारी कार्रवाई, तो इसे किस तरह से देखते हैं? एक वक्त ये भी था कि जब पीडीपी ने 10 करोड़ का नोटिस भी भेजा था सत्यपाल मलिक के खिलाफ, और अब सपोर्ट में भी उतर रही है आपकी पार्टी। देखिए, सत्यपाल मलिक की सपोर्ट में तो हम बिल्कुल भी नहीं हैं। सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो धोखा किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। इनकी फैक्स की मशीन खराब हो गई थी। एक टाइम था जब इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम पर जुल्म करना था, तो उस वक्त इनकी फैक्स की मशीन जो है गवर्नर हाउस की, वो खराब हो गई थी। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सिलेक्टिव नेचर है ना, करप्शन के अगेंस्ट, ये हमें समझ में नहीं आता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना है, भारतीय जनता पार्टी को सीबीआई का, ईडी का अगर इस्तेमाल करना है, तो तमाम करप्ट लोगों के खिलाफ होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो बहुत बड़े लीडर हैं, जो बहुत ज्यादा करप्ट हैं, उनके खिलाफ ये रेड वो क्यों नहीं पड़ती है? सिर्फ सत्यपाल मलिक की बात नहीं है, बल्कि अपोजिशन को दबाने के लिए कोई भी आवाज जो भारतीय जनता पार्टी की फेल्ड पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ उठती है, उस आवाज को बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईडी जैसी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में ईमानदार है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप अगर चाहती है कि करप्शन के खिलाफ उनका एजेंडा है, करप्शन के खिलाफ उनकी जंग है, तो मुझे लगता है कि फिर उनके जो 8-10 लीडर हैं जो बहुत ज्यादा करप्ट लीडर थे, उनके घरों में भी रेड होनी चाहिए, जिनमें शिवराज सिंह चौहान साहब भी हैं, मुकुल रॉय हैं, नारायण राणे हैं, हिमांत बिस्वा शर्मा है, जिनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े एलिगेशन है, अरबों रुपए के घोटाले के उन पर एलिगेशन है, लेकिन उनके घरों में रेड नहीं पड़ती है। रेड जब भी पड़ती है सीबीआई की, ईडी की, वो अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ पड़ती है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि सत्यपाल लीडर थे, मुझे लगता है आज भी हैं। जम्मू कश्मीर में इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है, लेकिन आज सत्यपाल मलिक को भी अब आप लोग सत्यपाल मलिक के साथ हैं। देखिए, आज जिस तरीके के साथ अगर वो आवाज उठा रहे हैं, अगर आज वो सच बोल रहे हैं, एक जमाना था जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उस वक्त उनकी मजबूरी थी तो उन्होंने फैक्स बंद कर दिया। लेकिन आज जब वो किसानों की आवाज उठाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के बीच में लोग जो बैठ के बड़े बड़े घोटाले करते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो फिर उनके घर में रेड पड़ती है, तो मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है एंटी करप्शन जो है वो सिलेक्टिव नेचर है। वो सिर्फ अपोजिशन को दबाने के लिए एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो उनके अंदर में लीडर बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े करप्ट लीडर बैठे हैं, जम्मू कश्मीर में भी हैं। ये सिर्फ बाकी रियासतों की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में जम्मू कश्मीर में भी ऐसे लीडर हैं जिन पे लैंड एनक्रोचमेंट के बहुत बड़े बड़े एलिगेशन है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, कार्रवाई जब भी होती है तो अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। जी ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगे। हमारे साथ प्रज्ञान भट्टाचार्य, वरिष्ठ पत्रकार भी दिल्ली से मौजूद हैं। प्रज्ञान जी, आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, जिस तरह से अब सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व गवर्नर रहे हैं, 4 राज्यों का जिम्मा इन्होंने गवर्नर रहते हुए संभाला है, तो अब इन पर ये बड़ी कार्रवाई, सीबीआई का शिकंजा, और उस वक्त ये शिकंजा जब वो अस्पताल में है, उन्होंने खुद कहा कि मैं अभी बेहतर नहीं हूँ, मेरी स्वास्थ्य स्थितियाँ बेहतर नहीं है, और इस दौरान उनके ठिकानों पर रेड पड़ रहा है, उनके ड्राइवर को परेशान किया जा रहा है, उनका ये भी कहना है। लेकिन वो ये बात भी कह रहे हैं कि जिस मुद्दे को लेकर के उन पर ये रेड पड़ रही है, उसी के वो विशल ब्लोअर रह चुके हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि क्या मैं और आप कोई घपला करूं और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊं तो मुझे आपके को क्या इन्वेस्टिगेशन से छूट मिल जाएगी? अगर मुझे आपको नहीं मिल सकती है तो सत्यपाल मलिक को भी नहीं मिलनी चाहिए। वो हॉस्पिटल में हो या कहीं भी हो, रेड पड़ रही है ना भाई, उनको फांसी पे तो नहीं चढ़ाया जा रहा है। जहां तक पॉलिटिकल मसला है कि भाई उन पे रेड पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए, वो बीजेपी और अपोजिशन पार्टी, अभी कश्मीर से हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे, वो मसला उनका है। जहां तक सत्यपाल मलिक की बात है, ये एक नहीं, उनके ऊपर 2, 4, 5 और केसेस है, उसके भी रेड होंगे, उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मुझे सिर्फ एक परेशानी है, जब किसी के यहाँ ईडी सीबीआई का रेड होता है तो पेट में दर्द क्यों होता है? भाई आप इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना,
इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर वो रेड जो है वो हिमांता बिस्वा शर्मा के घर भी होनी आप चाहिए। जब बोल रहे थे मैं तो चुपचाप था के घर भी क्यों नहीं तो फिर पड़ते? आप बोल लो या मुझे बोल लेने दो। इधर यू स्पीक और लेट मी स्पीक। पेट दर्द होता है, एकदम अच्छी तरह से पेट दर्द होता है। इसलिए पेट दर्द होता है कि जैसे ईडी पकड़ती है, किसी को अरेस्ट करती है सीबीआई, वो आदमी ऐसे जेल जाता है जैसे लगता है कि मतलब वो जंग जीत के आया हो। ऐसा नहीं है। आपको इन्वेस्टिगेशन में तो साथ देना पड़ेगा ना। अगर आप इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं दे रहे हैं, यू आर ब्लॉकिंग इन्वेस्टिगेशन। आप चोर हैं, डकैत है, आपने करप्शन किया नहीं किया, ये मसला तो कोर्ट तय करेगा। रेड होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। इसमें इतनी परेशानी पेट दर्द की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। अच्छा प्रज्ञान जी, विपक्षी दल ये बात भी लगातार कह रहे हैं कि भाई ये जो रेड्स है वो उन्हीं नेताओं के ऊपर पड़ रहे हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। रेड और इन्वेस्टिगेशन से भागना क्यों? प्रज्ञान जी। हाँ जी, दोबारा बोलिए। मैं जी मतलब जी, लगातार जो विपक्षी दल है वो यही बात कह रहे हैं कि ये जो रेड है, चाहे सीबीआई के रेड हो, चाहे ईडी की रेड हो, चाहे इनकम टैक्स के रेड हो, ये उन्हीं नेताओं के ऊपर पड़ते हैं जो सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं। पहले यही थे सत्यपाल मलिक, जिन्हें 4 राज्यों का जिम्मा सौंपा गया था, यही सरकार थी। भाई देखिए, इसका जवाब तो बीजेपी का प्रवक्ता या बीजेपी दे पाएगा। मैं एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मैं ये बोलूंगा, रेड उन्हीं के यहाँ होती है जो जिन्होंने घपला किया है। तो चाहे वो सत्यपाल मलिक हो, चाहे इन्होंने जिक्र किया मुकुल रॉय हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन होने में क्या प्रॉब्लम? रेड किसके यहाँ नहीं पड़ रहा है, किसके यहाँ पड़ रहा है, ना मैं तय करता हूँ ना आप तय करते हैं, और मुझे नहीं लगता बीजेपी हेडक्वार्टर में तय होता है। ये तो वो पर्टिकुलर एजेंसी तय करती है ना किसके यहाँ रेड पड़ना चाहिए, किसके यहाँ रेड पड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है बीजेपी रूलिंग पार्टी हो, मिसयूज करती है, वो ऐसे पहले भी रूलिंग पार्टियां मिसयूज करती रही है। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी प्रज्ञान जी, आपके पास फिर से लौटूंगी। शिवोम मिश्रा बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवोम जी देखिए, अब लगातार तमाम आरोप लग रहे हैं। सत्यपाल मलिक वही पूर्व गवर्नर रह चुके हैं जिन्हें इतनी जिम्मेदारियां पूर्व में सरकार ने सौंपी थी, और अब यही आपकी जो है आंखों में चुभ रहे हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, और जो तमाम जांच एजेंसियां हैं। विपक्षी दल लगातार ये आरोप भी लगाते रहे हैं कि सरकार उन्हीं लोगों के निवास स्थान पर, उन्हीं लोगों के ठिकाने पर ये शिकंजे कसती है जो सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलते रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बात सरकारों की नहीं है, यहाँ पर जांच एजेंसी की बात है, और जांच एजेंसियां किसी सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहती। जब उनको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, किन्हीं कार्यों में या किन्हीं विषयों में अगर उनकी संलिप्तता या संदिग्धता पाई जाती है तो उस पर जांच होती है। सत्यपाल मलिक तो अपने आप को विशल ब्लोअर बता रहे हैं। देखिए, उनके बताने से वो क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे वो उनका अपना विषय है, परंतु अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन पर कार्यवाही होगी। अगर उन्होंने सही किया है, उनकी अगर कहीं गलती नहीं पाई जाती तो उनको डरने और घबराने की बात क्या है? वो निष्पक्षता से अपने जांच करवाने दें। अगर गलत होगा तो अपने आप सामने आएगा, और ये जांच का विषय, इसको किसी सरकार के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, और राहुल गांधी के भी इस पे लेकर के तमाम स्टेटमेंट आ रहे हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ये हत्या हो रही है, कि जब सच बोलो तो इस तरह के शिकंजे, इस तरह के आरोप। शिवोम जी बोलना चाहूंगा, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जब बोलते हैं तो उनको ये होश नहीं रहता। प्रज्ञान जी आपके पास फिर से लौटूंगी, एक बार शिवोम जी की बातें पूरी होने दीजिए। गरिमा जी, राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनको लगता होगा ठीक कह रहे हैं, परंतु सबके अपने अपने विचार होते हैं और सभी को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है अपने अपने बयानों को देने का, अपनी अपनी बातों को कहने का। परंतु आज जो स्थिति है या जो जांचें चल रही हैं, जो विषय चल रहा है, इसमें अगर जब व्यक्ति सही है तो उन्हें इन जांचों से घबराना नहीं चाहिए, उनको स्वतंत्रता से एजेंसियों से जांच करवानी चाहिए। अगर वो क्लीन चिट होकर के बाहर आते तो हम सब उनका सम्मान करेंगे। ठीक है, प्रज्ञान जी आपकी बातें पूरी करें। हेलो जी प्रज्ञान मेरा राहुल गांधी जब कुछ बोलते हैं तब मुझे थोड़ी सी मतलब मैं थोड़ा सा भौचक्का रह जाता हूँ। एक पॉलिटिशियन, अब वो बच्चे नहीं रहे, 54-55 साल की उम्र है, इतनी इमेच्योर बात मैंने अपने पूरे करियर में किसी पॉलिटिशियन से सुनी नहीं है।
सच बोलते हैं आपको बुरा। वो नहीं, ये सच नहीं है, वो बकवास करते हैं एक्चुअली। और कांग्रेस की जो स्लेव मेंटालिटी है वो उनके हर बात पे आ जाती है। वो टी शर्ट को लेके बात करते हैं। आपने जब बोला था, मैंने बोला नहीं था, या तो आप बोल लीजिए। फारूक जी, प्रज्ञान जी की बातें पूरी करने दें, आपके पास लौटूंगे। मेरी आवाज आपसे ऊंची आवाज है, मैं बोल सकता हूं, तो आप कृपया अपना मुंह बंद रखिए, मुझे बोलने दिए, आप बोल लीजिए। आपके लीडर आपको 34 इलेक्शन हरा चुके हैं, अगला वाला भी हराने जा रहे हैं। वो बोलते हैं नहीं, he is talking garbage. He is talking garbage. You should be ashamed of it, not me. मेरा लीडर राहुल गांधी नहीं है। हाँ, उसको आप ये भी नहीं बोल सकते कि वो बकवास करता है। एकदम बकवास करते हैं। एक जर्नलिस्ट को उठा के उसका जात पूछना, उसको सड़क पे पिटवाना, ये किसी लीडर का काम है? जर्नलिस्ट नहीं है। एकदम 55 साल का, मैं 60 साल का आदमी हूँ, मुझे इतनी मैच्योरिटी है किससे क्या बोलना है। तो 55 साल के आदमी को, वो पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, आपका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी जब बोलते हैं, पहले उनको माफी मांगना चाहिए। 1975 में इमरजेंसी में क्या हुआ था, क्या किया था इन लोगों ने? मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। 10 साल का लड़का था, मुझे उल्टा करके पुलिस ने मारा था। 1975 में किसी कांग्रेसी में आज के दिन में दम है कि बोले मिसेस गांधी ने गलत किया था? ये नहीं बोल सकते। जब ये नहीं बोल सकते तो आज क्यों बोल रहे हैं? जो बीजेपी कर रही है, ठीक कर रही है, गलत कर रही है, इमरजेंसी से तो कम कर रही होगी। ठीक दम है किसी कांग्रेसी में इमरजेंसी के एट्रोसिटीज को खिलाफत करने की? आज भी नहीं है जी। प्रज्ञान जी, अभी हमारे साथ जो इनके डेमोक्रेसी के चोंचले हैं ना, ये मुंह तक अच्छा लगता है, रियलिटी में नहीं लगता। ठीक है प्रज्ञान जी, अभी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। फारूक जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए, तमाम जो आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर भी अभी आप बोल रहे थे, सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी की मैं सपोर्ट नहीं करता। मेरा ये मानना है कि ये मुल्क, जिस मुल्क के लिए ये कहा जाता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ पे उसमें हर आदमी को अपनी बात रखने का हक हासिल है। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी जमात जो अपोजिशन में है, जिनका लीडर जो है राहुल गांधी है, पढ़ा लिखा है, नौजवान है, मेहनत करता है। ठीक है, आज हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, कल को राहुल गांधी हो सकते हैं, कल को कोई और हो सकता है, डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर हम उनके लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि वो बकवास करता है, तो मुझे लगता है कि ये गलत बात है। हालांकि मैं उनकी जमात, गलत अल्फाज नहीं है, बकवास कोई गलत अल्फाज नहीं है। आप उर्दू की दोबारा तालीम ले लें, उसमें बकवास को कहीं गलत अल्फाज नहीं कहा गया। अच्छा, दूसरा, चलिए ठीक है, आपके हिसाब से नहीं होगा गलत। हम बिल्कुल भी इस बात की भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि आज सत्यपाल मलिक के घर पे, ऑफिस में या ड्राइवर, जहां पर भी रेड होती है, हो जाए, हमें इससे भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये रेड जो है, मैं आपसे यही बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने लीडर्स के घरों में भी रेड डलवानी चाहिए, जो आपके बहुत ज्यादा करप्ट लीडर्स हैं। ठीक है फारूक जी, हमारे साथ शिवोम मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, आपसे सवालों का जवाब उन्हीं से लूंगी कि देखिए शिवोम जी, लगातार फारूक जी के आरोप हैं कि शिकंजा उन्हीं पर कसा जा रहा है जो सरकार के खिलाफ मुखर हो रही है। पुलवामा मामले को लेकर के सत्यपाल मलिक ने आवाज उठाई थी, किसानों के मामले को लेकर के वो लगातार मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। और विपक्षी दल लगातार यही बात कह रहे हैं कि जो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सब उन्हीं पर कार्रवाई कर रही है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के पहले इतनी बड़ी कार्रवाई, देखिए कार्रवाइयां तो बहुत लोगों पे हुई है, नाम खाली कुछ लोगों का आ रहा है। परंतु आज अभी हमारे प्रवक्ता पीडीपी फारूक जी कुछ कह रहे थे, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। आप एक विषय को लेकर के कभी आपने पत्थरबाजों के ऊपर आवाज उठाई? कभी आपने उनके विरोध की बात की? जब तिरंगा झंडा हमारे श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में नहीं फहराया जा रहा था, उस समय की कभी आपने बात की? आज छोटी छोटी बातों को आप उठा रहे हैं। आप राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बना रहे हैं, पहले एक बार उनकी योग्यता तो देख लीजिए, क्या वो बोलने जैसे है? जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है, उसको हम पूरे देश को संभालने की जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं?
आप देखिए, बात जम्मू कर रहे कश्मीर हैं, आप आज नेशनल चैनल पे बात कर रहे हैं, आपकी बातों को पूरा देश सुन रहा है, तो कम से कम जो बातें हो वो सबके अनुरूप और ठीक बातें की जाए। किसे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना और जनता तय करती है, और जनता भली भांति जानती है किसको कहाँ बिठाना है किसको नहीं। जो अपनी खुद की सीट नहीं बचा सकता उसको आप देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। आप इलेक्शन होने दीजिए, और अगर आप में दम है ना, पर तब अगर कहाँ आप में दम है तो आप ईवीएम हटा बना करके इस तरह की शर्म आनी चाहिए आपको फारूक जी। आपको आप पता यहाँ पर कुटुंबकम की बात करें, विश्व बंधुत्व की बात करें, हम स्वीकार करते हैं आपको। आप तो एक वर्ग विशेष की बात करके और देश को धार्मिक ठीक है शिवम जी, आपके पास फिर से लौटूंगी। फारूक जी, आपके पास भी फिर से लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान भी जुड़ चुके हैं। मुन्ना जी, आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। फारूक जी भी कह रहे हैं कि विपक्षियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। शिवम जी के अपने तर्क हैं, और इन सब के बीच राहुल गांधी के भी स्टेटमेंट सामने आ गए कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी की हत्या इस तरह से की जा रही है। अब जो सरकार के खिलाफ मुखर होता है उनकी आवाज दबाने की कोशिश इस रेड के माध्यम से लगातार की जा रही है। देखिए गरिमा जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि आज आप सच नहीं बोल सकते। सरकार को सच सुनने की आदत नहीं है। अगर कोई आदमी अगर सच्चाई सरकार को दिखाना चाहता हो तो उसके लिए ईडी है, सीबीआई, कई तरह तरह की संस्थाएं उस पर लाद दिए जाते हैं। वो सच कह रहा है, लेकिन साहस सरकार को सच सुनने का नहीं है। वो ये कह रहा है कि जब मैंने 300 करोड़ की भ्रष्टाचार की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कही, नरेंद्र मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ जुमले, सिर्फ नारा देते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ते नहीं है। एक संवेदनशील राज्य के गवर्नर रहते हुए उसकी सारी सुरक्षाएं छीन ली जाती है। मैं ये पूछना चाहता क्यों? क्योंकि वो सच बोलने वाले इंसान है। ठीक है मुन्ना जी, आपके सवालों का जवाब ये शिवम जी देंगे, लेकिन उससे पहले मुन्ना खान आपका ही रुख करूंगी कि देखिए, जिस तरह से आप लोग तमाम बातें कह रहे हैं, अभी अभी आपकी बातें रख भी रहे थे कि ये लोग आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना आप लोग कर रहे हैं। देखिए गरिमा जी, सीधे तौर पे निशाना नहीं है, हकीकत ही यही है। जब सतपाल मलिक जी कह रहे हैं मैंने 10 लोगों के नाम, जो 10 भ्रष्टाचारी थे, उसके नाम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताया, उन 10 पे कार्रवाई होने के बजाय हमारे घर पे कार्रवाई हो रही है, हमारे घर पे छापे पड़ रहे, हमारे घर पे ईडी सीबीआई आ रही है। हमारे यहाँ क्या मिलेगा आपको? 4 कुर्ता 4 पैजामा। हमने तो नेतागिरी में अपनी जमीन बेच दी, हमारे जो बाग थे वो बाग मुन्ना जी, इन्वेस्टिगेशन से परेशानी क्यों है? अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो इससे परेशानी क्यों है? अगर आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई आरोप नहीं है, आप ये जानते हैं, आप ये मानते हैं, तो परेशानी क्यों हो रही है? सवाल परेशानी एक मानसिकता सरकार की जो दर्शा रही है। इन्वेस्टिगेशन तो किसी पर भी हो सकता है ना, आप मानते हैं ना ये मुन्ना जी? गरिमा जी, मैं कह रहा हूँ ना, एक बीमार आदमी जो अस्वस्थ है, हॉस्पिटल में एडमिट है, सतपाल मलिक बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसके घर पे ईडी के छापे पड़ रहे, उसके घर पे सीबीआई के छापे पड़ रहे। ये है सरकार की नीयत और नीति। क्या इस तरीके से होती है कार्रवाई? जब सतपाल मलिक ने रिजाइन दिया भारतीय जनता पार्टी से, तब उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब उसने गवर्नर पद छोड़ा तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि सतपाल मलिक ने अनिल अंबानी के जो प्रोजेक्ट थे तीनों, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, और 300 करोड़ का जो घपला था, 300 करोड़ का जो भ्रष्टाचार था, उसको उजागर करने का काम, उसको मीडिया में बताने का काम सतपाल जी ने किया। तो ये मैं कह रहा हूं कि सरकार को अब सच सुनने की साहस नहीं है। अगर सरकार के खिलाफ आज अगर एक शब्द आप कह दोगे, सुबह ही आपके घर ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। ये रहेगी मानसिकता। क्या ये लोकतंत्र जिंदा है? तभी हमारे राष्ट्रीय नेता कह दे रहे कि लोकतंत्र, अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब लोकतंत्र जिंदा नहीं है। अगर लोकतंत्र को बचाना है, मैं समझता हूँ सभी जात, सभी समुदाय को मिल करके और सरकार को, कांग्रेस पार्टी को वोट करने की जरूरत है, और कांग्रेस पार्टी खुशहाली लाएगी। अच्छा कांग्रेस पार्टी मुन्ना जी, के पास सत्यपाल मलिक ने ये बात भी कही थी कि भाई वो विपक्ष से भी नाराज हैं। विपक्ष ने अगर पुलवामा वाला मुद्दा बेहतर तरीके से उठाया होता तो सरकार गिर जाती, सरकार नहीं रहती। आप लोगों ने भी तो बहुत बेहतरी से काम नहीं किया। सत्यपाल मलिक के स्टेटमेंट थे पुलवामा को हमले को लेकर के। नहीं, पुलवामा हमले में तो सतपाल मलिक साफ साफ कह रहे हैं
कि जब मैंने कहा गृह मंत्री को कि जो बाय रोड जाना सुरक्षा विपक्षियों कर्मी से के भी लिए नाराजगी खतरा है। जताई थी मुन्ना जी। उनका ये भी कहना था कि मुद्दे को सही तरीके से नहीं उठा पाए विपक्षी दल। आपके नेता जो पूरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आपकी आवाज नहीं समझ में आई। मुन्ना जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। जी, लगातार सत्यपाल मलिक को लेकर के आप अब पक्ष ले रहे हैं जिस तरह से, और उन्होंने ही ये बात कही थी कि विपक्षी दलों ने पुलवामा हमले को लेकर के बेहतर तरीके से आवाज नहीं उठाई, मैं उनसे भी नाराज हूं। और अब आप लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। आपके नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे देश भर में घूम रहे हैं, और अब आप सपोर्ट में आ गए हैं सत्यपाल मलिक के। गरिमा जी, सतपाल मलिक जी बहुत ही सीनियर नेता हैं और वो कह भी रहे हैं कि जो चौधरी चरण सिंह है उनके शासन काल से वो राजनीति में है, उनके साथ उन्होंने काम किया। अगर वो कह रहे कि विपक्ष सही से आवाज नहीं उठा पाया पुलवामा का, तो मैं समझता हूँ वो सही कह रहे हैं। मतलब आप मानते दूसरी हैं? बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार सतपाल मलिक के बातों पे गौर क्यों नहीं करती। जब सतपाल मलिक कह रहा है कि 40 जवानों की जो शहादत है उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे गृह मंत्रालय को जाती है, गृह मंत्रालय ने उसे क्यों बाय रोड जाने दिया? जब वहां के गवर्नर सतपाल मलिक ने कहा कि बाय रोड जाने में हमारे जवानों को खतरा है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरी बात, जो आरडीएक्स देवेंद्र सिंह के साथ पकड़ा गया, वो डीसीपी देवेंद्र का आज तक पता नहीं है, उस पर क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई है कुछ पता नहीं है। मैं ये कहता हूं कि बहुमत से लबालब भरी है सरकार, ये चाहती तो सारे रिजल्ट निकाल लेती, लेकिन इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, आपका जवाब शिवोम जी देंगे क्योंकि केंद्र में इन्हीं की सरकार है। शिवोम जी, देखिए तमाम आरोप लग रहे हैं केंद्र सरकार पर, मुन्ना जी तमाम बातें कह रहे हैं, पुलवामा हमले को लेकर भी तमाम बातें, और अब ये जो सीबीआई की रेड पड़ रही है उसको लेकर भी तमाम बातें कही जा रही है तमाम विपक्षी दलों की तरफ से। गरिमा जी, जब पुलवामा हमला हुआ तो उस समय इनके भी सांसद तो वहां पर मौजूद थे लोकसभा के अंदर, तो क्या में मुंह रख के बैठे हुए थे? क्यों इन्होंने उस समय आवाज नहीं उठाई? हम मानते हैं सरकार की अगर कुछ गलतियां रही हैं तो उसको हम सुधारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, परंतु जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं, तो हमारे मलिक जी एक सार्वजनिक जीवन में रहे हैं, और आपका कहना है कि वो 4 जोड़ी कपड़े मिलेगा तो एजेंसियां जांच कर रही है, उसको अपने 4 जोड़ी कपड़े से ऐसा कौन सा डर है कि इसमें से कौन सा खजाना निकल जाएगा? ठीक है, अगर वह अगर पूरी तरह से साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार की जांच एजेंसियों से किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। भय किसे होता है? चोर की दाढ़ी में तिनका। अब ये एजेंसियां बताएंगी कि इस प्रकार के कार्य किए हैं या नहीं किए हैं। अगर साफ सुथरे हैं तो सब इनका सम्मान करेंगे, और नहीं है तो फिर इनका स्थान जहां पर होगा वह स्थान इन्हें भेजा जाएगा। दूसरी बात कि जांच एजेंसियां कभी ये नहीं देख रही है कि भाई कौन किस परिस्थिति में जी रहा है, किस परिस्थिति में नहीं है, और ये सब जांच का विषय, जांच को जांच के स्तर पर रहने दीजिए। एजेंसियों का विषय, इसमें सरकारों को नहीं जोड़ना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि इस समय अर्थव्यवस्था या फिर भारत का लोकतंत्र खतरे में है, तो ऐसा कौन सा खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है इस समय? अगर आप साफ सुथरे तो आपको नहीं होना चाहिए। जो चोर है, जिनके मन में चोर है, भय उनको होगा और बिल्कुल होगा, और जो गलत होंगे उनके ऊपर पूरी तरह से कार्यवाही की जाएगी, किसी प्रकार से उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग आज सुख चैन से जी रहे हैं वो इसी सरकार के कारण जी रहे हैं, चाहे 370 की बात हो या अभी जो सीएए निकला, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो सीए भी बना है, ये सब लागू हो रहा है। तो अपने आप जो लोग देश विरोधी क्रियाओं में लिप्त थे उनको ढूंढा जा रहा है, उनके ऊपर बिल्कुल कार्यवाही होगी, और आप भी निश्चिंत रहे। अगर आप सही हैं तो आप सुरक्षित हैं, अगर आपने भी अगर देश विरोधी कोई कार्य किया तो आप
कार्यवाही होगी, और मैंने किया तो मुझ पर भी होगी। ठीक है शिवम जी, आपके पास फिर से लौटूंगी। प्रज्ञान जी, आपका रुख करूंगी कि मलिक का ये भी कहना है कि उन्हें अंदेशा था कि उनके ऊपर रेड कभी भी पड़ सकती है, तो वो एक जो किताब लिख रहे हैं द ट्रुथ अबाउट कश्मीर, उसकी पांडुलिपि उन्होंने सुरक्षित स्थान पर रख दी है। उनका ये भी कहना है कि जब चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद इस किताब को छपवाने की कोशिश करेंगे। कश्मीर को लेकर के तमाम विषयों को लेकर के इस किताब में तमाम बातें कही जा सकती हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं? देखिए, सतपाल मलिक को बीजेपी ने क्यों पार्टी में लिया था मुझे नहीं मालूम। सतपाल मलिक ने बीजेपी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दिया मुझे नहीं मालूम। मुझे अब लगता है कि सतपाल मलिक बीजेपी को डैमेज करना चाहते हैं, लेकिन इस डैमेज करने के पहले उनको अपना इमेज थोड़ा सुधारना पड़ेगा। मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। सतपाल मलिक की कोई ऐसी इमेज नहीं है जिसके भरोसे वो कुछ कह रहे हैं उसको दुनिया मान ले। मैं मान लूं, आप मान ले, मुन्ना खान मान ले, पीडीपी वाले मान ले, सब मान ले, लेकिन हम पब्लिक को सतपाल मलिक जैसे लोग जो गद्दी छीन जाने के बाद गाली देने वाली किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली जो एटीट्यूड है, उससे बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगा बीजेपी को पता होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता पब्लिक को कोई सरोकार है और वो एक किताब लिखे, दो किताब लिखे, उससे 2024 के चुनाव में कोई असर पड़ेगा। क्योंकि जो जाट वोट है यूपी का या इस नॉर्दर्न बेल्ट का, वो दरअसल आरएलडी के पास है, थोड़ा सा बीजेपी के एलआई के पास हरियाणा में है, राजस्थान में बीजेपी के पास है। तो सतपाल मलिक इस पूरे वोट बैंक में कहीं ठहरते नहीं है। और कुछ भी आप जब बोलते रहते हैं, मैंने पहले भी जैसे कहा कि आप बीमार है तो आपको परेशानी क्या है? ईडी का रेड होने दीजिए, सीबीआई का रेड होने दीजिए, पुलिस का रेड होने दीजिए, उससे आपके सेहत में तो आपको तो हॉस्पिटल से उठा के वो रेड नहीं करवा रहे ना। इन्वेस्टिगेशन को चालू रहने दीजिए और आप अपना मुंह बंद रखिए। मेरे ऊपर कल अगर ईडी पड़ जाए पीछे तो मैं तो दुबक के कहीं बैठ जाऊंगा, भाई ईडी जो कर रही है करने दो, मैं कोर्ट पे लड़ूंगा। ये लड़ाई पॉलिटिकल, और वो जो बोल रहे हैं वो पॉलिटिकल बातें हैं। अब मुझे सही में पता नहीं वो कितना बीमार है, कितनी उनकी हालत खस्ता है, आई डोंट नो। लेकिन जिस ढंग से पॉलिटिकल जो इमेच्योर पॉलिटिकल पार्टीज है वो जब कूद के आ गई है तो पब्लिक को लग रही है ये सतपाल मलिक को सपोर्ट करके, किसान मोर्चे को सपोर्ट करके ये एंटी बीजेपी फॉर्म बनाने की तैयारी है। तो ये पॉलिटिकल लड़ाई है, इसमें ईडी और सीबीआई और बाकी इनकम टैक्स जैसे एजेंसीज को बदनाम करने का कोई लॉजिक मुझे तो नहीं दिखता। ठीक है, फारूक जी आपका रुख करूंगी कि देखिए, आप सुन रहे हैं कि लगातार ये बात कही जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये तो कोई कार्रवाई ऐसी नहीं है कि भाई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो इसमें अस्पताल से तो उन्हें उठाकर भी नहीं लेकर आया जा रहा है। प्रज्ञान जी भी कह रहे थे इन्वेस्टिगेशन से उन्हें परेशानी नहीं है, वो अपने आप को कह रहे हैं कि उनकी छवि पूरी तरह से साफ है, कुछ नहीं मिलेगा, कुर्ता पैजामा मिलेगा। तो जो तमाम विपक्षी दल है, इतनी परेशानियां क्यों हो रही है? नहीं, जो भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हैं वो परेशान इस बात से नहीं है कि उनको कोई खुद की परेशानी है। परेशानी है डेमोक्रेसी की, कि एक इतना बड़ा मुल्क जिसका पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का डंका बजता था, आज वही मुल्क है जहां पे किसी को अपनी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं है। हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन हम ये चाहते हैं तमाम लोग जो करप्ट हैं, वो चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, आरएलडी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, हमारी पीडीपी के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, सब के खिलाफ बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिलेक्टिव कार्रवाई क्यों होती है कि सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के लोगों पर ही कार्रवाई होती है? भारतीय जनता पार्टी के जो फेलियर है उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसके घर में रेड पड़ जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के बीच में इतने बड़े करप्ट लीडर्स हैं, उनके घर पर होनी पड़ती है। हमारा ये सवाल है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब शिवोम मिश्रा जी देंगे। शिवोम जी। जो स्पष्ट सुनाई नहीं है, एक बार आप दोहराएंगे? जी फारूक जी। मेरा क्या मानना है, कार्रवाई हो, सत्यपाल मलिक साहब के घर में भी रेड पड़े,
शिवराज सिंह चौहान के घर में भी पड़े। येदुरप्पा जो है जिसने लैंड और माइनिंग में इतना बड़ा स्कैम किया, लेकिन आज तक घर पे रेड नहीं, उसके खिलाफ रेड पड़ती है। जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है उसके खिलाफ जब बात करते हैं, जब किसानों के हक में जो बात करता है, बेरोजगार नौजवानों के हक में जो बात करता है, उसके घर में रेड पड़ती है। तो हम कहते हैं कि तमाम लोगों के घरों में रेड होनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों जो करप्ट हैं, चाहे वो पीडीपी के हों, एनसी के हों, कांग्रेस के हों, आरएलडी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, सबके घरों में रेड होनी चाहिए जो करप्ट हैं। लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ईमानदार हैं, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो वो करप्ट हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। और आज की डेट में जितने करप्शन भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका मुकाबला जो है दुनिया में कोई कर सकता है। हमारे जम्मू कश्मीर में आरोप लग रहे हैं। शिवम जी देखिए, तमाम आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पे। सबसे करप्ट पार्टी फारूक जी कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे करप्ट पार्टी है, लेकिन केंद्र में इनकी सरकार है, इसीलिए बीजेपी अपने नेताओं के खिलाफ किसी भी तरह का शिकंजा नहीं कसती है, विपक्षी दलों को साधा जाता है। और वो नेता जो पहले बीजेपी के बहुत हितकारी हुआ करते थे, 4 राज्यों का जिम्मा जिन्हें मिला था, उन्हें राज्यपाल बनाया गया था, और अब उन्हीं के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। ये मुख में राम बगल में बातों को करना इन्हें शोभा नहीं देता है। करप्ट कौन है, करप्ट कौन नहीं है, वो आज इनको अपनी घटती और घटती से अपने आप पता लग रहा होगा। देश की जनता के हित में किन्होंने कितना काम किया है वो इन्हें भी पता है, हमें भी पता है। अब इनके करप्ट कहने से ना हम करप्ट हो जाएंगे, या हम अगर इनको कह देंगे करप्ट है तो ये करप्ट हो जाएंगे। ये सुनिश्चित करने का काम देश की जनता का है, और वो अपने वोट की ताकत से इसे सुनिश्चित कर रही है। दूसरी बात की जो बात कर रहे हैं, कार्यवाही कभी भी एक पक्ष में नहीं होती है। भारत सरकार अपना कार्य कर रही है, न्याय तंत्र अपना कार्य कर रहा है। आपको कार्यवाही से डर लगता है क्योंकि आपके मन में चोर है, आप किए गए कार्यों पर प्रश्न चिन्ह इसलिए लग रहा है ना। अगर आप सही हैं तो आपके पास कोर्ट का मार्ग है, आप घबरा क्यों रहे हैं? घबराने की ऐसा व्यक्ति विशेष के ऊपर होती है, किया है उसके ऊपर तारीफ करते हैं, यही सत्यपाल मलिक आपके लिए ईमानदार हो जाएंगे और इसके घर में कोई भी रेड उसके बाद नहीं पड़ेगी। ये दुनिया देख रही है हिंदुस्तान में। देखिए, ये आप कुछ भी मान सकते हैं, परंतु हम कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो साफ सुथरे हो जाते हैं वहां जाकर, जिसमें राजनीति का देना होगा। हाँ, माहौल आप लोग बना करके युवाओं को भड़काने का कार्य जरूर कर सकते हैं, इससे वहां की सरकारी संपत्तियों का नाश होगा। आपने बात की किसानों की, तो आप देखिए कितने किसान नेता हैं जिनके हित की बात कर रहे हैं, उनमें से कितने प्रतिशत ऐसे किसान नेता हैं जो अभी भी किसानी कर रहे हैं, खेती का कार्य कर रहे हैं। करके देखिए आप, इनके पास हथियार कहाँ से आए, इनके पास बंदूकें कहाँ से आई, इनके पास गणासे और फरसे कहाँ से आए, इस पर भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। चंदा नहीं मांगते हैं, वो मेहनत करते हैं, अपने खेत में कमाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है चंदे का, डोनेशंस का, और वो भी बेहिसाब, जिसका आप हिसाब नहीं देते हैं। आपसे जब व्यक्ति का जीवन सेवा में समर्पित होता है तो समाज के लोग ही फिर उन व्यवस्थाओं को चलाते हैं, और पार्टी चलती है तो भारत के नागरिकों के सहयोग से चलती है। वो एक सहयोग है, उसे आप इस तरह से लज्जित नहीं कर सकते हैं। बजाय उसके उन पे आप हमारे 10 या 12 साल या 15 साल के शासनकाल से इतने तकलीफ में, आप लोगों ने 70 साल में देश की क्या से क्या स्थिति की है, एक बार उस पर भी आप लोग नजर डालिए, आपको पता चलेगा। ये तो आपसे कहते हैं 2 करोड़ रोजगार कहाँ पे है, जो 10 साल से हम नारा सुनते आए हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। जिनके पास था वो भी आपने नोटबंदी करी, जीएसटी लगाया, कई कारखाने बंद हुए, जिनका रोजगार था वो भी चला गया, कई कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज को घर भेज दिया। ठीक है, फारूक जी आपके पास फिर से लौटूंगी, शिवम जी आपके पास भी फिर से लौटूंगी।
फारूक जी, रोजगार की बात आप कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में इन्वेस्टर समिट भी आयोजित किए जा रहे हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए। चलिए मुन्ना जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए तमाम आरोप हम भी सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं लगातार इस डिबेट के माध्यम से भी। शिवोम जी भी तमाम बातें कह रहे हैं कि भाई बीजेपी सिर्फ उन्हीं नेताओं को नहीं साध रही है जो विपक्ष में है। बीजेपी का ये साफ कहना है कि सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भ्रष्टाचार करेगा उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी, और इन्वेस्टिगेशन से डर क्यों रहे हैं विपक्षी दल? मुन्ना जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये सुन पा रहा हूँ जी। तो यही कहना है कि बीजेपी का साफ कहना है कि लोग डर क्यों रहे हैं, विपक्षी दल डर क्यों रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन तो सभी पर हो रहा है, चाहे वो किसी भी दल के लोग हो, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। देखिए गरिमा जी, विपक्ष नहीं डर रहा, आप हमला प्रहार कर ही रहे। विपक्ष ये कह रहा है कि 2014 के बाद 5440 केस ईडी और सीबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड हुए, उसमें उस केस में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम नहीं है, तो ये प्रायोजित है। एक बात। दूसरी बात, जब देश के गृह मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए उनके जो घोटाले थे उनके लिए उन्होंने बुकलेट छपवाया, पूरे देश में बंटवाया, और सभी मंच से वो कहते थे कि सबसे भ्रष्ट नेता पूरे हिंदुस्तान में हेमंत बिस्वा शर्मा है। लेकिन आज देखिए भारतीय जनता पार्टी उसे उत्तर का प्रधानमंत्री बना रखा है। उत्तर पूर्व भारत में सिर्फ उसकी चलती है। रेड्डी ब्रदर्स की बात करो, बेलाडी ब्रदर्स की बात करूं, या शुभेंदु अधिकारी की बात करूं, नारायण राणे की बात करूं, अजित पवार की बात करूं, तो ये सब क्या है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? अजित पवार के लिए देश के प्रधानमंत्री कहते थे, मित्रों कृषि घोटाला 75,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया, और 24 घंटे नहीं बीते उसी अजित पवार को पहले लगाते भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो क्या ये भ्रष्टाचार से लड़ने की बात हो रही? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से लड़ने की नियत और नीति है? क्या इस तरीके से भ्रष्टाचार लड़ते? मैं एक कांग्रेस सवाल पार्टी में बेवजह के इल्जाम लगे थे ए राजा कानीमोजी को। जी मुन्ना जी, आपके पास फिर से लौटूंगी। प्रज्ञान जी, छोड़ना पड़ा। एक सवाल इसे कहते हैं कार्रवाई, इसे कहते हैं बगैर भेदभाव के कार्रवाई। मुन्ना जी, हमने कभी भी कांग्रेस प्रज्ञान पार्टी जी ने सवाल कभी भी पूछ रहे हैं, आपके पास फिर भेदभाव से की लौटूंगी। राजनीति नहीं की। मुन्ना जी जी, मैं एक सवाल पूछूं मुन्ना जी, आपने जो कहा वो मैं उससे एकदम 100% एग्री करता हूं कि सारे चोर ऑपोजिशन में नहीं है। बीजेपी के लीडरों को भी एकाध 2, 4, 5, 10 के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए, जब अजीत पवार आपके साथ थे तब वो करप्ट थे या नहीं थे? जब कानीमोजी के खिलाफ नहीं, पहले आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आप जवाब दूं? हाँ, मैं जवाब दूं? जी, समय कम है, आपके आप जवाब पूरे राजनीतिक करें। विश्लेषक हैं, मैं सम्मान करता हूं, बात निष्पक्ष होनी चाहिए। आप पहले ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं या सच्चे हैं? अजित पवार तो बात की बात है, जो सर्वोच्च पद पे बैठा देश का प्रधानमंत्री सच्चा है या झूठा है? सुनिए, मैं आपकी तरह पॉलिटिशियन नहीं हूं कि मैं प्रधानमंत्री को झूठा बोलूं। वो आपको नहीं, मैं प्रधानमंत्री पॉलिटिशियन नहीं, मैं सवाल का जवाब आपसे पूछ रहा हूँ। आप भी आप एक नागरिक हैं, आप सुने तो सही मित्र हमारे, सुन लें। आप देश के एक नागरिक हो, पॉलिटिशियन की बात नहीं, पॉलिटिशियन भी नागरिक है, वो पक्ष की जरूर बात करता है, आप निष्पक्ष की बात करते हो। इसीलिए मैं निष्पक्ष के तौर पे आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं या सच्चे हैं? आपका लीडर झूठा है या सच बोलता है, फिर प्रधानमंत्री के बारे में आया ना। ये तो बीजेपी की दलाली वाली बात होगी। आप फिर दलाल हो बीजेपी का, आप निष्पक्ष पत्रकार आप जैसे लोग सड़कों पे। नहीं, आप दलाल हो बीजेपी का, आप निष्पक्ष बात नहीं करते। लीडर की तरह मत करिए, आप दलाल हैं, आप लोग चोरी करते हैं। जब आप नहीं, दलाली वाली बात नहीं चलेगी, दलाली की बात नहीं, निष्पक्ष की बात करो। समय कम है, समय कम है।
निष्पक्ष बात करें, दलाली की बात करें। जो हो रहा है कम हो रहा है। अब मैं होता प्रधानमंत्री तो और होना चाहिए था। ठीक है मुन्ना जी, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। शिवोम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रज्ञान जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और फारूक जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर सीबीआई रेड के बाद अब अलग अलग पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं। वही तमाम विपक्षी दल भी सपोर्ट में आ रहे हैं। आगे और क्या कुछ होगा ये तो जल्द सामने आ जाएगा। खैर आज की इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।